स्क्रीन विजिबल नहीं हुई ना अभी आप लोग को? नो मैम। हाँ, एक मिनट रुकिए। अभी है विजिबल? यस मैम। आज हम जानने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर मतलब का क्या होता है कि आपका जो ब्लड है वो किस फ्लो से आपके आर्टरी या वेन्स में जा रहा है, किस फ्लो से हार्ट जो है वो पंप कर रहा है। किसी का माइक देखिए, म्यूट कर लीजिए प्लीज सभी। ठीक है, तो हम आज इसके बारे में जानेंगे और सभी को ये टर्म ऐसी है कि आज लगभग हर व्यक्ति इससे परिचित है। और ये जो बीपी होता है, जिसको ब्लड प्रेशर, जिसको हम शॉर्ट में बीपी कहते हैं, इसका कंप्लीट बॉडी पर इफेक्ट होता है अगर ये बैलेंस ना रहे। तो ब्लड प्रेशर क्या है? तो फर्स्ट तो है ये कि ब्लड का फोर्स है कि जिस प्रेशर के साथ ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। और जो जैसे कोई भी चीज किसी ट्यूब में बहती है तो उस लिक्विड का और उस ट्यूब की इंटरनल वॉल के बीच में एक रेजिस्टेंस होता है, एक फोर्स होता है। वो फोर्स कितना है, ये ब्लड प्रेशर होता है। फिर इसके बाद में जो हार्ट पंप कर रहा है वो किस प्रेशर से कर रहा है, वो इसके अंतर्गत मेजर करते हैं। तो इसकी जो मेजरमेंट यूनिट है वो उसको mmHg इन शॉर्ट में लिखते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या है? मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब इसको यदि मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाने की कोशिश की जिसको सभी को कंफर्टेबल रहे, तो जो चीज अभी हमने इंग्लिश में देखी वही हिंदी में है कि जो रक्तचाप है वो कौन सा फोर्स है कि जो हार्ट आपके शरीर में पंप करता है, और वो पंप करने के बाद आर्टरीज की जो वॉल होती है उसमें जो फोर्स क्रिएट होता है उसे हम रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है? mmHg। और मोस्टली ये दो नंबर्स होते हैं, एक हम जिसको बोलते हैं ना, कुछ एक हाई नंबर होता है, एक लो नंबर होता है। तो यहाँ पर उसके लिए क्या टर्म्स किया जाता है? ज्यादातर जो साधारण भाषा में कहते हैं उसमें हम क्या कहते हैं कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और नीचे वाला ब्लड प्रेशर। लेकिन उसके लिए अगर पर्टिकुलर हम टर्म्स देखें तो उसके लिए किया जाता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब होता है कि हार्ट जब सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उस पर जो प्रेशर आता है वो सिस्टोलिक होता है। और जो डायस्टोलिक होता है वो जब हार्ट रिलैक्स्ड होता है और उस समय जो प्रेशर होता है वो डायस्टोलिक होता है। तो पूरी बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है कि इसमें क्या क्या आ जाएगा? हार्ट, ब्लड कैपिलरीज सारी, आर्टरीज, वेन, तो इन सब के देखना कि वो कितनी हेल्दी हैं या वो कहाँ से कोई रिस्क फैक्टर उसमें क्रिएट हो रहा है। हार्ट के लिए किसी तरह का कोई स्ट्रोक के चांसेस तो नहीं है, कहीं पर ब्लॉकेज तो नहीं है। ये सारी चीजों को किसके थ्रू देखा जाता है? बीपी के थ्रू। तो आप देखिए कि आप किसी भी बीमारी को लेके यदि आप अ, किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बीपी तो चेक करेंगे ही करेंगे। एक वो थंब रूल होता है कि वो बीपी चेक करेंगे, उसके बाद ही फिर आगे डॉक्टर के पास आप डॉक्टर चैम्बर में जाएंगे, बाहर ही आपका बीपी चेक हो जाता है। अब जैसे अभी अपन ने देखा कि इसके लिए हम दो टर्म यूज करते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो जो सिस्टोलिक होता है ये टॉप नंबर होता है, जो बड़ा नंबर आता है। जैसे दो नंबर में मोस्टली जो नॉर्मल बीपी होता है वो कितना होता है? 120 to 80। तो 120 जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर है, और जो 80 है
वो क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर है। तो इस तरह से ये दो नंबर को इन दोनों टर्म के साथ यूज करते हैं। अब जो सिस्टोलिक दाब है, ये जो ब्लड प्रेशर रीडिंग में जो ऊपर की संख्या है, जैसे हमने 120 और 70 अगर किसी का आया तो 120 जो है वो क्या हो जाएगा, सिस्टोलिक। और ये किसकी है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो सिकुड़ता है तो क्या होता है कि ब्लड का प्रेशर पंप के साथ वो पूरे ब्लड को आर्टरीज के अंदर डालता है। तो उस समय जो आर्टरीज में जो फोर्स होता है, जो प्रेशर होता है, वो हो जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक क्या होता है कि जब हार्ट रिलैक्स करता है या उसका कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है, उस समय जो प्रेशर होता है तो वो डायस्टोलिक होता है। तो जब हार्ट रिलैक्स पोजीशन में रहेगा तो ये अंडरस्टूड है कि रिलैक्स पोजीशन में किसी भी चीज का नंबर कम होगा, प्रेशर कम होगा। अब इसमें जो उच्च रक्तचाप है, मतलब हाई बीपी, जिसको जनरल लैंग्वेज में हम बोलते हैं, लेकिन इसको हाइपर टेंशन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो प्रेशर है वो अधिक रहेगा, नॉर्मल से अधिक आएगा। वहीं जब हाइपोटेंशन, मतलब हम जिसको लो बीपी बोलते हैं, या तो इसमें क्या होगा कि जो नॉर्मल है बीपी, उससे बीपी के नंबर्स कम आएंगे, उससे रीडिंग कम आएगी। तो जो नॉर्मल बीपी है वो लगभग 120/80 mmHg माना जाता है। लेकिन बहुत सारे फैक्टर इसमें होते हैं जिसके कारण, जैसे बच्चों का बीपी अधिक होता है तो इसमें एज एक फैक्टर होती है। कई बार वहाँ के जो सर्कमटेंस होते हैं, जैसे सपोज आप अचानक से डर जाएं या बहुत तेज भागें, तो देखिए आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हार्ट बीट बढ़ेगी तो बीपी भी बढ़ेगी। या आप बहुत अधिक जिमिंग करें, उसमें भी देखिए। तो ये बहुत सारे जो सर्कमटेंस होते हैं उस पे भी डिपेंड करता है कि ये कितना होगा। अब इससे क्या क्या जानकारी मिलती है कि हार्ट कितना हेल्दी है, हार्ट के लिए कितना रिस्क फैक्टर कितने परसेंट है, और उसको किस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं, डॉक्टरों को इसके बारे में इसकी रीडिंग से जानकारी मिलती है, इन तीन चीजों की। अब इसको मेजर कैसे करते हैं, तो इसको मेजर करने की बहुत सारी मशीनें आती हैं, जिनमें से दो हम मेन देखते हैं। एक तो मैनुअल और एक होती है स्वचालित। तो जो मैनुअल होती है वो आप लोग ने डॉक्टर के यहाँ देखी होगी कि वो स्टेथोस्कोप लगाते हैं और उसमें एक मर्क्यूरी पॉइंट होता है जो मूव करता है, वो मैनुअल होती है। और ऑटो जो आज हम हर घर में यूज करते हैं, तो जो यूज ऑटोमेटिक, सिर्फ हम उसको पंप कर उसमें एयर भरती है और उसके बाद वो ऑटोमेटिक स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी क्या है, उसमें बल्कि पल्स रेट भी आता है। तो ये दो तरह की मशीनें होती हैं जो हम ज्यादातर यूज करते हैं। अब जब बीपी, अगर हम हाई तरफ की रेंज का देखें, तो जब ये 120/80 रहता है तब ये होता है नॉर्मल। अब अगर ये थोड़ा सा इससे एक्सीड हो जाता है, मतलब 130 या 125 से लेके 85 तक, तो इसको हम बोलते हैं एलिवेटेड हो गया है, मतलब थोड़ा तो बढ़ गया है। लेकिन अगर ये और ज्यादा हो जाता है कि सपोज 140 से लेके ये 90 तक करीब आ गया, तो उस कंडीशन में हम हाइपर टेंशन की स्टेज 1 बोलते हैं। और जब यही बीपी, ये देखिए दो फैक्टर है यहाँ पे, आप देखिए इस ग्राफ में ये दोनों सेम लेवल पर हैं, ये दिख रहा है ना, लेकिन ये स्टेज 1 और स्टेज 2 बोला है। तो ये बीपी आ तो गया है लेकिन ये थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो गया है, तो ये स्टेज 1 हो गई। लेकिन दूसरी स्टेज पे क्या होगा कि ये आ गया है इस हाइट तक, लेकिन वो नंबर्स वही मेंटेन रह रहे हैं जब तक कि आप कोई टैबलेट या मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, तो ये स्टेज 2 हो गई। और हाइपर टेंशन की स्टेज कब आ जाएगी कि जब ये 180 और ये 120 हो गया, तो ये मैक्सिमम हाइपर टेंशन की स्टेज हो जाती है। अब जो बीपी है वो फ्लैक्चुएट होता क्यों है, ये किसी व्यक्ति के अपनी लाइफ स्टाइल और सब चीज पे डिपेंड होता है कि किसी का हाई होता है, किसी का लो होता है। तो ये होता क्यों है, तो इसमें तो सबसे पहले आपकी डेली एक्टिविटी है कि आप डेली क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं,
फिजिकल एक्टिविटी है कि नहीं, स्ट्रेस लेवल कितना है कि नहीं, आपके पोस्चर जो है, क्योंकि आपका पोस्चर भी अगर मिसअलाइनमेंट होगा तो कहीं ना कहीं वो ब्लड आर्टरीज या वेन को उसमें रुकावट पैदा करेगा, तो उसके कारण भी बीपी हाई या लो हो सकता है। तो डेली एक्टिविटीज आपकी क्या है, फिर आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, मतलब आपकी डाइट क्या है और आपके हेल्थ की पोजीशन क्या है, आपको क्या क्या बीमारी, उस पर डिपेंड करता है। और तीसरा होता है डिस्टिंक्ट फ्रॉम हार्ट रेट। जब ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हार्ट रेट अगर बढ़ जाती है किन्हीं भी कारणों से, तो उसमें भी आप देखिएगा कि बीपी जो है वो हाई हो जाता है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो भी बीपी या किसी भी व्यक्ति में जो भी बीपी या तो बढ़ता है या कम होता है, उनके विशेष कारण क्या हो जाएंगे कि एक तो उनकी डेली की लाइफ स्टाइल है कि वो किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, कैसी डाइट ले रहे हैं, किस तरह की उसकी थॉट प्रोसेस है, क्योंकि स्ट्रेस तो थॉट प्रोसेस से ही जुड़ा है। यदि लगातार आप स्ट्रेस में हैं तो भी ये बीपी फ्लक्चुएट होने लगता है। इवन यहाँ तक भी कि मान लीजिए आप डी स्ट्रेस की जगह यू स्ट्रेस में है। यू स्ट्रेस क्या हो जाता है, मान लीजिए एक बच्चे का एग्जाम है एक हफ्ते बाद, और वो उस चीज को लगातार स्ट्रेस में ले रहा कि मेरा एग्जाम है, मेरा एग्जाम है, मेरा एग्जाम है, तो वो एक अच्छा स्ट्रेस है, पॉजिटिव स्ट्रेस है। आप बोलेंगे कि भाई अगर वो ऐसे नहीं लेगा तो कैसे सक्सेस होगा, लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रेस भी आपकी बॉडी को जो है वो लॉसेस करता है। तो पॉजिटिव अगर आपको कोई स्ट्रेस है तो वो भी बॉडी के लिए उतना ही हार्मफुल है जितना कि कोई नेगेटिव स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस, फिर उसके बाद में अगर मान लीजिए बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है तो आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, उसके लिए क्या मेडिसिन ले रहे हैं, उन सारी चीजों पे इसका फ्लक्चुएशन मैनेज करता है। अब जो ब्लड प्रेशर होता है वो पूरे दिन बदलता है। अब बदलेगा कैसे, जैसे मान लीजिए आप दौड़ के आ रहे हैं या तेजी से सीढ़ी चढ़ के आ रहे हैं या अचानक से आप बहुत अधिक डर गए हैं, तो आप देखिएगा कि आपके हार्ट बीट बढ़ेगा। हार्ट बीट बढ़ेगा तो जो ब्लड का फ्लो है, जो ब्लड का प्रेशर है, वो भी उससे इफेक्टेड होगा। अब आप लगातार बहुत लंबे समय तक खड़े रह रहे हैं, गलत ढंग से खड़े रह रहे हैं, तो ये सारी चीजें बीपी को बढ़ाती हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं तो हार्ट बीट धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है। अब एक मान लीजिए जितना भी आपको दौड़ना था वो आपका टारगेट हो गया और उसके बाद आप रुक गए एक जगह, तो फिर क्या होता है, हार्ट बीट या बीपी ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होते होते कहाँ तक कम होती है कि वो आपके नॉर्मल रेंज में आ जाए। तो ह्यूमन बॉडी का ये एक बहुत ही मैजिकल और बहुत ही मिरेकल सिस्टम है कि ये इसमें अंदर से इतना पावर है कि ये अपनी हर एक्टिविटी को नॉर्मल रेशो में रखने की कोशिश करता है, जब तक कि हम अननेसेसरी उसमें दखल अंदाजी ना दें। तो ये सब रीजन होते हैं स्ट्रेस के। अब हेल्थ रिस्क क्या होती है हम देखेंगे हाई बीपी में। हाई बीपी में क्या क्या हेल्थ रिस्क होंगी, हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक की जो है चांसेस वो बढ़ जाते हैं, जिसको कार्डिक अरेस्ट वर्ड भी यूज होता है इसके लिए। किडनी डिजीज की चांसेस बढ़ जाते हैं, किडनी फेलुअर, किडनी का श्रिंक हो जाना, रीनल अटैक भी होता है इसमें। हार्ट फेल्यूअर को ही रीनल अटैक बोलते हैं। और जो विजन मतलब आंखों से रिलेटेड, नजरों से रिलेटेड जो है दृष्टि की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ओवरऑल हम देखें इसमें क्या क्या होगा, हार्ट अटैक की, हार्ट स्ट्रोक की, कार्डिक अरेस्ट की, फिर रीनल डिजीज की, रीनल श्रिंक होने की या उसमें स्वेलिंग होके इन्फेक्शन होने की या रीनल अटैक की, ये सारी चीजें। उसके साथ साथ दृष्टि हानि मतलब विजन लॉसेस, और आर्टरीज या वेन का या तो बहुत अधिक फैल जाना या सिकुड़ जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स इसमें होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये जो बीपी की प्रॉब्लम होती नहीं है लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाती है। जब प्रेग्नेंट होती है कोई भी लेडीज तो उसको पहले से कोई भी ऐसी हिस्ट्री होती नहीं है कि उसको बीपी की प्रॉब्लम है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये शुरू हो जाती है।
तो जब ऐसा होता है तब भी माँ और बच्चे दोनों के लिए ये बहुत अधिक रिस्की होता है। तो उस कंडीशन में भी बहुत जरूरी है कि मेडिसिन के थ्रू आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें और मेडिसिन के थ्रू अपने जो बीपी है, जो भी मदर है उसके बीपी को नॉर्मल रखने की कोशिश करें। अब इसमें देखिए हृदय रोग की हमने बात की, तो उसमें क्या दिल का दौरा मतलब क्या होगा कि जो भी जब प्रेशर बहुत अधिक बढ़ेगा तो वो जो ब्लड आर्टरीज हैं वो या तो कहीं से टूट जाएंगी अधिक प्रेशर के कारण, या फिर वो कहीं कहीं सिकुड़ जाएंगी। तो जिससे क्या होगा कि जो हार्ट की मसल्स हैं, जिनको हम क्या कहते हैं कार्डिक मसल्स, उन मसल्स तक ब्लड नहीं पहुंचेगा। और जब उन मसल्स तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा कि जो वो हृदय को सिकोड़ने और फैलाने का काम कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम कर रही है, वो प्रॉपर नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा मतलब वो वीक होंगी धीरे धीरे। तो जिससे कार्डिक मसल्स जो हैं वो बहुत ही वीक हो जाती हैं और जिसके कारण ये दिल का दौरा पड़ने के चांसेस हो जाते हैं। फिर हार्ट अटैक, इसमें क्या होता है कि कई बार ना ब्रेन में यदि प्रेशर बहुत अधिक बढ़ गया तो ब्रेन स्ट्रोक भी होता है। तो ब्रेन स्ट्रोक में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स ब्रेन में भी हैं, सारे ब्रेन में आर्टरीज भी हैं, वेन भी हैं, तो ये जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं ये कई बार वहां पर फट जाती हैं, उनसे ब्लीडिंग होने लगती है, या कई बार वो ब्लॉक हो जाती हैं, ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है, और जिनके कारण स्ट्रोक आता है। तो जब ब्रेन स्ट्रोक आता है तो उसके क्या क्या और परिणाम रिजल्ट्स हो सकते हैं, जैसे पैरालिसिस, फेशियल पल्सी, या कई बार किसी एक पर्टिकुलर रीजन पर जहां पर क्लॉटिंग हुई उस अंग का काम ना करना। तो इस तरह से बहुत सारे उसके पूरी बॉडी पर इफेक्ट हो जाते हैं। फिर कार्डिक अरेस्ट मतलब चलते हुए अचानक से हार्ट को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ रही है और जिसके कारण अचानक से वो फेल हो जाता है, अचानक से रुक जाता है। और फिर इसके बाद है कि वो जिस प्रेशर से ब्लड ब्लड कैपिलरीज में बह रहा है, तो लगातार जब उनमें बहुत अधिक प्रेशर होता है तो वो फैल जाती हैं, और जब वो आर्टरीज फैल जाती हैं उस प्रेशर से बचने के लिए वो फैलती हैं तो वो लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो जाती हैं। ये दोनों काम में दोनों जगह होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी, सॉरी सेंट्रल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में भी, और पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब हमारे हाथ पैर में, ह्यूमन में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो वहां पर अगर मान लीजिए ब्लड पूरा वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, सपोज हमारे सबसे डिस्टल पार्ट क्या है, हाथ की उंगली और पैर की उंगली, अगर यहाँ तक ब्लड मान लीजिए नहीं पहुंच पा रहा तो क्या होगा, यहाँ पर फ्लो कम हो जाएगा। फ्लो कम होगा तो जिसके कारण क्या होगा, यहाँ या तो दर्द बना रहेगा, या ऐसा लगेगा कि बहुत नमनेस आ रही है, या फिर यहाँ पर नेक्रोसिस हो जाएगा। तो आप देखिए जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है उनके फिंगर तक, चूंकि उनकी ब्लड कैपिलरीज दब जाती है तो हाथों की उंगलियों तक ब्लड कम पहुंचता है, तो उनको उस हाथ में लगातार ऐसा फील होता है कि एक झंझनाहट बनी हुई है। ठीक है, तो ये भी कारण है ब्लड के कम पहुंचने का। फिर किडनी, किडनी में क्या होता है कि जब हाई बीपी होती है तो ये किडनी सेल्स को डैमेज करती हैं, जिससे वो जो पूरे ब्लड को छान रही है, किडनी क्या करती है पूरे ब्लड को छानने का काम करती है, जितने यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं वो वापस शरीर को दे देती है, और जितने टॉक्सिन होते हैं उनको वो बाहर बॉडी के बाहर रिमूव कर देती है। तो ये प्रोसेस जब स्लो हो जाएगी तो क्या होगा कि जो टॉक्सिन्स हैं वो भी बॉडी में डिपॉजिट होने लगेंगे, और टॉक्सिन अगर ह्यूमन बॉडी में डिपॉजिट होंगे तो डेफिनेटली वो बॉडी को क्या करेंगे, डैमेज करेंगे, बीमार करेंगे। तो इस तरह से किडनी पर इफेक्ट होता है। दृष्टि खोना, तो आंख के आसपास जितनी भी ब्लड कैपिलरीज हैं, अगर यहाँ पर हाई बीपी होता है, हाइपरटेंशन होता है, तो ये कैपिलरीज फट जाती हैं, और जब ये फटती हैं तो बहुत सारे विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाते हैं।
आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मी के समय में जब ब्लड बहुत थिन रहता है, तो अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं आपकी, मान लीजिए जिसमें सिर नीचा है या लंबे समय तक धूप में चल रहे हैं, तो आंख में कुछ ब्लड के स्पॉट आ जाते हैं। तो वो रीजन क्या होता है कि वो ब्लड कैपिलरीज वहां पर बर्स्ट हो जाती है। तो जब छोटे छोटे होते तो वो तो सेल्फ अपने आप में रिपेयर कर लेती है हमारी बॉडी, लेकिन जब कोई मेजर ऐसा डिफॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन में फिर बॉडी भी डैमेज नहीं कर पाती है। कुछ मेटाबॉलिक सिंड्रोम के सिंड्रोम भी एक इसका कारण हो सकता है कि अगर प्रेशर लगातार ज्यादा है तो आप मालूम पड़ा कि जो मेटाबॉलिज्म है वो कम हो गया, वो कम हुआ तो बॉडी का वेट बढ़ने लगा। तो इस तरह से भी ये रीजंस होते हैं। इसके अलावा ये जो हाई बीपी है ये लीवर पर भी इफेक्ट डालता है, और लीवर पर इफेक्ट डालने के कारण डायबिटीज की प्रॉब्लम भी हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स को होना पॉसिबल है। अब हम देखते हैं लो ब्लड प्रेशर के। तो लो ब्लड प्रेशर में क्या होगा कि हमेशा एक डिजीनेस लगती रहेगी, ऐसा लगेगा कि बस चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी जैसी छा रही है, बहुत अधिक वॉमिटिंग सेंसेशन होंगे, फटिगनेस लगेगी, खासकर जो लेग और उसके काफ मसल्स हैं उसमें बहुत अधिक ऐसा लगेगा कि बहुत थकान लग रही है। और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें आप अपने आप को एकदम शॉक्ड पाते हैं, कि जैसे सपोज किसी ने कुछ बोला और आपको लगता क्या बोला समझ ही नहीं आ रहा है कुछ सेकंड के लिए। तो ये सब सिम्टम्स क्या होते हैं, लो बीपी के होते हैं। तो लो बीपी में बहुत सारे खतरे होते हैं, जिसमें क्या है, चक्कर आना, बेहोशी, और किसी तरह का कोई शॉक लगना, सदमा लगना, और हार्ट, ब्रेन, इनमें जो भी ब्लड फ्लो है, लो बीपी में क्या होगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। तो इन जगह पर ब्लड कम जाएगा, ब्लड कम जाएगा, कम फ्लो होगा तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ऑक्सीजन और ग्लूकोज कम होने के कारण वहां जहां पर भी ये कम पहुंचेंगे वहां के सेल्स जो हैं वो वीक होने लगेंगे। तो जब ब्रेन के सेल्स वीक होंगे तो फिर कौन सी स्थितियां हो जाएंगी कि भ्रम लगना, थकान लगना, दृष्टि धुंधली होना, ये सारी चीजें लो बीपी में हो जाएंगी। सदमा, अब इसमें शॉक लगना एक बहुत इमरजेंसी वाली वो होती है। तो इसमें क्या होता है कि अचानक से ऐसा होता है कि जो बीपी है वो बहुत लो हो रहा, और किसी ने कोई बहुत इंपॉर्टेंट आर्गन में भी ये लो होने के कारण ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं पहुंचा। मान लीजिए हार्ट एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, यहाँ के सेल्स में बीपी लो होने के कारण ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं पहुंचा, तो क्या होगा, धीरे धीरे हार्ट को वो डैमेज कर देगा। अगर ब्रेन में नहीं पहुंचा तो ब्रेन को डैमेज कर देगा। यदि किडनी में नहीं पहुंचा ब्लड, क्योंकि ये फ्लो कम हो गया है, यदि लीवर में नहीं पहुंचा तो लीवर को, तो वो जिस भी ऑर्गन में कम पहुंचेगा वहां पर ऑक्सीजन और ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, और धीरे धीरे वो पार्ट वीक होते होते बीमार हो जाएगा। और इसमें जब अचानक से ये जो हाइपरटेंशन होता है और हाइपोटेंशन होता है, एक तो ये होता है कि ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ रहा है, और एक होता है कि सडनली जो बीपी है वो शूट हुआ और बहुत हाई तक पहुंच गया। ये भी आप आजकल बहुत सुनते होंगे, या सडनली डाउन हुआ और काफी नीचे हो गया। तो ये दोनों ही कंडीशन में क्या होता है कि बेहोश हो जाता है व्यक्ति, या उसको ऐसा लगता है कि बेहोशी जैसा हमको फील हो रहा है। उसमें चक्कर आना, हल्कापन, ये लो बीपी में अक्सर लगता है। खासकर कब लगता है कि जैसे आप मान लीजिए बहुत समय से बैठे हुए हैं और आप अचानक से, जैसे पूरी रात आप सो रहे हैं और अचानक से सुबह उठ के खड़े हो जाते हैं, तो आपको कुछ 2 सेकंड के लिए ऐसा लगेगा कि चक्कर आ रहा है, क्योंकि आपका शरीर हॉरिजेंटल पोजीशन में है, उसका ब्लड फ्लो हॉरिजेंटल चल रहा है, और अचानक से आपने वर्टिकल कर दिया तो क्या होगा कि बीपी लो हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें भ्रम और थकान हो सकती है, और दृष्टि भी लॉस, विजन लॉसेस भी हो सकते हैं। अब इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम होती है कि जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का सडनली बीपी डाउन हुआ और उसको चक्कर आके गिर गया, तो इसमें अगर आसपास कोई नहीं है तो वो गिर सकता है, उसकी बोन ब्रेक हो सकती है ना, उस और कुछ अगर कोई आसपास कुछ चीजें पड़ी हैं तो चोट लग सकती है। हार्ट का मैं आपको समझा चुकी हूँ।
ऑर्गन डैमेज मतलब वही है कि जिस भी ऑर्गन में ब्लड कम पहुंचेगा तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज कम पहुंचेगा तो धीरे धीरे वो अंग वीक होने लगेगा और उसको वो नुकसान पहुंचाएगा। और इसके कारण कार्डियक अरेस्ट का, कार्डियक स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाएगा। और ये इसमें मोस्टली जो एक बहुत लो बीपी एक बहुत हार्मफुल और एक रिस्की फैक्टर होता है। इसमें मोस्टली जो स्किन होती है वो हल्की सी चिपचिपी हो जाती है और ठंडी पड़ने लगती है, उसकी जो गर्माहट है, टेम्परेचर है, वो कम होने लगता है। ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है क्योंकि किस शरीर को जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ब्रेन ब्रीदिंग को फास्ट फास्ट करता है, उसको क्या लगता है कि ऑक्सीजन आ ही कम रही है। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि जिसको भी ये तेजी से शूट डाउन होगा बीपी तो उसको उसकी स्किन में हल्का सा चिपचिपापन आएगा, वो बहुत ठंडी लगेगी और उसकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी। और डिहाइड्रेट होने के कारण भी लो बीपी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए बार बार बोला जाता है कि अपने आप को हाइड्रेट करके रखें। अब इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? तो एक तो होता है कि मेडिसिन के थ्रू मैनेज करिए, लेकिन यहाँ पे एलोपैथी की लिमिटेशंस क्या हो जाती है कि अभी तक कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं हुआ कि जो ये बोले कि ठीक है आप ये 10 दिन खा लीजिए, इससे आपका ये जो प्रेशर है ये ठीक हो जाएगा और फिर आप नॉर्मल लाइफ स्टाइल जिएंगे। तो एलोपैथी हमेशा इसके साथ सरवाइव करना सिखाता है कि यदि आपको हाई या लो बीपी की प्रॉब्लम हो गई है तो आप ये मेडिसिन लीजिए और ये आपको डेली खाना है, भूलना नहीं है, लाइफ लॉन्ग। तो वो सिखाता है कि आप कैसे बीपी के साथ सरवाइव कर सकते हैं। उसके अलावा फिर क्या है कि आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करें, जो हार्मफुल हैबिट्स हैं उनको छोड़ें, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों को छोड़ें और मेडिकेशंस जो भी आपकी मेडिसिन है वो आप लेना शुरू करें।